नमस्कार। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 लेके आया हूं जिसका नाम है मेजरमेंट यानी मापन। तो दोस्तों हम लोग मापन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसी वीडियो के लास्ट में मैं एमसीक्यू लेके आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और चैप्टर का नाम है मापन यानी मेजरमेंट। तो मापन को देखते हैं कि मापन होता क्या है। तो मापन के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता हमें होती है, जिसमें पहला है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है मात्रक यानी यूनिट्स और तीसरा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 3 चीजें जो है वो मापन के लिए हमें जरूरी है। अब जैसे देखिए कि पहले मापन होता क्या है। तो किसी भी दी गई भौतिक राशि, यहां पे देखिएगा भौतिक राशि की बात कर रहा है, यानी किसी भी दी गई भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि जो दी गई होती है उसका उसी के मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, मापन कहलाता है। जैसे समझिएगा बात, यहां पे कह रहा है कपड़े की लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। अब कपड़े की लंबाई क्या होती है मेरे भाई, भौतिक राशि है। अब लंबाई से संबंधित मात्रक क्या है, मीटर। लेकिन मैंने यहां पे कपड़े की लंबाई को मीटर में मापते हैं, लेकिन यहां पे कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया है। तो अगर मैं यहां पे संख्यात्मक मान लगा देता तो ये क्या हो जाता, इसका सटीक मापन हो जाता कि कपड़ा कितने मीटर मापा जा रहा है। तो यही होता है आपका मापन। जैसे सब्जी के द्रव्यमान को हम लोग किसमें मापते हैं, किग्रा में। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम लोग देखने वाले हैं, जिसको 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया है और एक मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया है। तो यदि हम दिशा एवं परिमाण की बात करें तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो राशियों में इसको विभाजित किया गया है। एक है अदिश राशि और दूसरी है सदिश राशि। और यदि हम मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को बांटें तो इसमें 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, 3 भाग में। एक है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि और तीसरी है पूरक राशि। तो दोस्तों अब हम लोग जो है भौतिक राशियों में दिशा एवं परिमाण के आधार पर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद किस पे पढ़ेंगे, मापन और मात्रक के आधार पर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं और संख्यात्मक मान किसे कहते हैं। यह आप लोगों को अगर क्लियर हो जाएगा तो आप पूरे चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगर हम मात्रक की बात करें यानी यूनिट्स किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि के, किस राशि की बात कर रहा है, भौतिक राशि। आप लोगों को बताया जा चुका है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि वो होती है जिसका भी मापन किया जा सके, यानी जिनका मापन किया जा सकता है वो सारी की सारी भौतिक राशियां हैं। अब जिनका मापन किया जाएगा उसका कुछ ना कुछ तो मात्रक निर्धारित किया जाएगा और उसी मात्रक, जो मात्रक निर्धारित किया जाता है वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, मात्रक। अब जैसे देखिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, जब भी किसी भौतिक राशि का जब हम मापन करेंगे तो उसके लिए एक निश्चित मान निर्धारित किया गया है, एक निश्चित मान निर्धारित किया गया है, वही क्या कहलाता है, मात्रक। अब जैसे कि निश्चित मान कैसे निर्धारित किया गया, जैसे हमने अगर कहा कि लंबाई को मापना है, लंबाई को मापना है या लंबाई का जो मात्रक है उसको क्या बोला जाएगा, तो इसके लिए एक मान निर्धारित किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर। इसका मान निर्धारित किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर। और मीटर इसका क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा इस प्रकार से। तो मात्रक कितने होते हैं, तो मेरे भाई मात्रक भी 3 होंगे। जब 3 राशियां हैं, 3 प्रकार की, यहाँ पे मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, तो मात्रक भी उतने हो जाएंगे, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे संख्यात्मक मान की,
यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो इससे यह ज्ञात होता है कि किसी भी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार शामिल हुआ है, यही क्या कहलाता है, आपका संख्यात्मक मान कहलाता है। यदि किसी भी भौतिक राशि का जब हम मात्रक से तुलना कराएंगे तो वो मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल हुआ है, यही गणना कौन कराता है, संख्यात्मक मान कराता है। जैसे मैंने कहा मीटर, अब मीटर आपको पता है कि लंबाई को मापने का काम करता है, लेकिन मीटर के आगे मैंने यहां पे 2 लिखा है। अब ये 2 इसका क्या है, संख्यात्मक मान है, जो कि ये निर्धारित कर रहा है कि हमको लंबाई कितना मीटर मापना है, तो 2 मीटर मापना है। इसी प्रकार से किग्रा, अब मान लीजिए हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे प्याज वगैरह कुछ भी खरीद रहे हैं, इस टाइम तो टमाटर के भाव ज्यादा हैं, तो भाई समझ लो कि टमाटर ही खरीद रहे हैं, तो 5 किग्रा है मेरे भाई। अब यहां पे किग्रा दिया है, लेकिन किग्रा के आगे मैंने क्या लगा दिया है, 5। अब 5 लगाने का मतलब कि ये संख्यात्मक मान ही निर्धारित कर रहा है कि ये मात्रक किग्रा कितनी बार इसमें शामिल हुआ है, 5 बार, और यही 5 इसका क्या कहलाएगा, संख्यात्मक मान कहलाएगा। अब हम लोग भौतिक राशियों में अदिश राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, ये हम इसको देखते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होगा, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अच्छा, मैंने कुछ अदिश राशियों के नाम लिखे हैं जो कि आप लोगों के पेपर में 100% फंसने वाले हैं, जिसमें कि अदिश राशि में दूरी है, समय, चाल भी अदिश राशि होती है, द्रव्यमान, आयतन, ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब की सब क्या है, अदिश राशियां हैं। यानी इनमें जो है, इनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी परिमाण यानी मात्रा तो होती है, लेकिन इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। अच्छा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सदिश राशियों की, यानी वेक्टर क्वांटिटीज की। किसकी बात करेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज की। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशियां बोलेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एरो से भी प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एरो से भी प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, सदिश राशियां हैं। कोणीय तीव्रता हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, भार हो गया, आवेश हो गया, आवेश नहीं, आवेग, ये हो गए। ये सारी की सारे जो है आप लोगों के क्या हैं, ये सदिश राशियां हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, देखिए मेरे भाई, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तथा जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। अच्छा, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये कितनी होती हैं, कुल 7 होती हैं। तो मतलब ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिसे एक राशि से दूसरे राशि में बदला नहीं जा सकता है, और ये कुल मिलाकर के 7 होती हैं, जिसमें इनका नाम क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं जो कि किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। अच्छा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, मूल मात्रक का, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक को। तो कह रहा है कि ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जब मूल राशियां स्वतंत्र रहते हैं, मात्रक भी क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, तथा अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं।
अर्थात मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि अगर 7 है तो मूल मात्रक भी कितने होंगे मेरे भाई, 7 ही होंगे। अच्छा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इनके संकेत भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मीटर से प्रदर्शित करते हैं, इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, इसको समय को सेकेंड से, और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं, और मोल को एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, मूल राशियों के बाद अब हम लोग व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। व्युत्पन्न राशियां यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी व्युत्पन्न राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, तथा जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। किसकी सहायता से, तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, और इन्हें एक राशि से दूसरे राशि में बदला भी जा सकता है। एक राशि से दूसरे राशि में बदला भी जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अच्छा मेरे भाई, व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है, चाल है, बल है, त्वरण है, और संवेग आदि, और भी बहुत सी हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल मात्रक केवल 7 हो सकते हैं, मूल राशियां केवल 7 हो सकते हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक असंख्य हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों, कुछ भी हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 10, 20, 25, 50, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहां बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता होती है। ये भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल। और यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक जूल है, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का मात्रक अगर हम लोग देखें तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल का मात्रक देखें तो न्यूटन होता है। और यहाँ पे संवेग की बात की जाए तो संवेग का होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। और भी बहुत सी हैं जो कि मैं आप लोगों को वीमा में कराऊंगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मूल राशि और मूल मात्रक के बाद हम लोग बात करेंगे पूरक राशि और उनके मात्रक की। तो पूरक राशि ऐसी राशि होती है जो न तो मूल राशि के अंतर्गत आती है और ना ही व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आती है। तो न तो ये मूल राशि के अंतर्गत होती है और ना ही ये व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत होती है। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो पूरक राशियों की संख्या 2 होती है, और इन्हीं राशियों को व्यक्त करने के लिए इनके मात्रक की भी जरूरत होती है, जिसकी भी संख्या कितनी होती है, 2। तो आइए देखते हैं कि पूरक राशियां कौन कौन सी हैं। तो पहली पूरक राशि की बात की जाए तो समतल कोण है, जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं, जिसका की मात्रक की अगर बात की जाए तो ये होता है रेडियन। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, RAD से। यदि दूसरे की बात की जाए तो वो होता है घन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब एंगल। और इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, SR। यदि हम लोग बात करें कि समतल कोण क्या होता है, तो समतल कोण का मतलब होता है ये द्विविमीय होती है। ये कैसी होती है, द्विविमीय होती है। जैसे इसमें 2 विमाएं होती हैं, जैसे द्विविमीय होती हैं, जिसको हम लोग क्या है, वृत्त, त्रिभुज हो गया आपका, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत,
वर्ग, जिसको कि हम लोग बोर्ड वगैरह पे आसानी से बना सकते हैं। ये द्विविमीय हो गया, यानी 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं। और घन कोण क्या होता है? त्रिविमीय होता है। ये क्या होता है? त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय। ये त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल होता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? गोला, घन, घनाभ, ये सब क्या होती हैं? त्रिविमीय होती हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मापन के अंतर्गत मापन की पद्धतियां, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी माप के लिए कुल कितनी पद्धतियां बनाई जा चुकी हैं? तो 4 पद्धतियां बनाई जा चुकी हैं, जिसके नाम क्या क्या हैं? तो एक है सीजीएस सिस्टम, और दूसरा है एफपीएस सिस्टम, और तीसरा है एमकेएस सिस्टम, और चौथा है आपका एसआई सिस्टम। तो ये 4 पद्धतियों के अनुसार हम लोग मापन करते हैं, और ये 4 पद्धतियां जो है कहीं न कहीं आज भी प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीजीएस पद्धति की, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम की। तो सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं हम लोग? इसमें द्रव्यमान को जो है, इसमें द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग फ्रेंच यानी फ्रांसीसी पद्धति या फ्रेंच पद्धति, या इसी को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसी को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो यानी फ्रेंच पद्धति की भी बात करें वो आपसे मीट्रिक पद्धति की भी बात करें, तो आप किसको बताएंगे? आप सीजीएस पद्धति को बताएंगे। और सीजीएस में क्या होता है? लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, और द्रव्यमान के लिए ग्राम का, बाकी समय के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों की एफपीएस पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। तो ये एफपीएस सिस्टम कहलाता है। ये ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? ब्रिटिश। ये ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, यानी ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ये ब्रिटिश में यूज होता है। अब हम लोग तीसरे की बात करें तो एमकेएस पद्धति है, जिसको क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में क्या होता है? जो लंबाई है उसको हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। ये क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम कहलाता है। अच्छा, एमकेएस सिस्टम का प्रयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग, यानी औद्योगिक क्षेत्र और इंजीनियरिंग में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एमकेएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम लास्ट की बात करें जो है एसआई सिस्टम, यानी एसआई पद्धति, जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो यदि सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो ये एमकेएस का अपग्रेड वर्जन है। ये एमकेएस पद्धति का ही अपग्रेड वर्जन है। क्या अपग्रेड करके क्या बनाया गया मेरे भाई? एसआई बनाया गया। इसके अंतर्गत मेरे भाई 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशि की बात करें, 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि। इसमें 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? एसआई सिस्टम में। और ये इस टाइम वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में किए जाने वाला मापन पद्धति है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि हम लोग मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, अदिश, सदिश, ये सब राशियां देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रश्न पूछा जाता है इससे। तो वो दोस्तों क्या है? जैसे लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बना देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर।
एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, और एक मील की अगर बात करें तो एक मील में 1760 गज होता है, या इसी को हम लोग 1.6 किलोमीटर कहते हैं, या अगर इसको मीटर में चेंज किया जाए तो ये 5280 मीटर होता है, यानी 5280 मीटर। अगर टेरा मीटर की बात की जाए तो एक टेरा मीटर में 10 के पावर 12 मीटर होता है। और अगर हम लोग एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। और यदि हम लोग एक खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। और यदि पारसेक की बात की जाए तो पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 3.083 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। आइए और भी देखते हैं, इसमें और भी सारे बहुत सारे हैं। तो एक नॉटिकल मील की अगर बात की जाए तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, या इसी को अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 1.852 किलोमीटर। और यदि इसी को हम नॉटिकल मील को अगर एक नॉटिकल मील को अगर मील में केवल चेंज किया जाए तो ये बन जाता है 1.15 मील। और अगर दोस्तों हम इंच की बात करें कि एक इंच में क्या होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर होता है, तो एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। और अगर उसको मीटर में चेंज किया जाए तो 0.0254 मीटर होता है एक इंच में। एक सेंटीमीटर की बात की जाए तो एक सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। और अगर वही मीटर में इसकी बात की जाए कि एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब आइए देखते हैं एक फीट में। तो एक फीट बराबर होता है 12 इंच, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर। एक यार्ड, इसको गज बोला जाता है, तो एक यार्ड बराबर आप लोगों का देखा जाए तो 3 फीट होता है, या तो इसे हम लोग 0.9144 मीटर कहते हैं। तो ये लंबाई के कुछ अन्य मात्रक थे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी तरीके से मैं द्रव्यमान का भी मात्रक आगे कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अभी लंबाई के मात्रक को देख लिया है, अब हम लोग द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक हैं जो कि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। और अगर एक पाउंड की बात की जाए तो एक पाउंड में 16 औंस होते हैं, या अगर इसको किग्रा में प्रदर्शित किया जाए तो किग्रा में इसका मान होता है 0.4536 किग्रा। और यदि एक किग्रा की बात की जाए तो एक किग्रा में 1000 ग्राम होता है, या अगर इसको पाउंड में परिवर्तित की जाए तो 2.205 पाउंड होता है। एक क्विंटल की बात की जाए तो एक क्विंटल में 100 किग्रा होता है। और अगर एक मीट्रिक टन की बात की जाए तो एक मीट्रिक टन में 1000 किग्रा या 10 क्विंटल होता है, ये आपको याद रखना है। एक मिलीग्राम बराबर आपका 10 के पावर माइनस 3 ग्राम होता है, या 10 के पावर माइनस 6 किग्रा होता है। एक ग्रेन की बात करें तो एक ग्रेन में 64.8 किग्रा होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान की बात की जाए तो ये होता है 1.66 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किग्रा होता है। एक माइक्रोग्राम की बात की जाए तो 10 के पावर माइनस 9 किग्रा होता है। और यदि 1 ग्राम की बात की जाए तो ये होता है 10 के पावर माइनस 3 किग्रा। और यदि एक चंद्रशेखर सीमा की बात की जाए तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। 1.4 में हम लोग सूर्य के द्रव्यमान का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक चंद्रशेखर सीमा बन के आती है, जिसका मान ये होता है 2.8 गुणे 10 के पावर 30 किग्रा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समय के कुछ मात्रकों को देखते हैं, जिसमें कि 1 मिनट में क्या होता है मेरे भाई 60 सेकेंड। ये आप लोग तो जानते हैं, फिर भी मैंने इसको लिख रखा है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, या 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। एक दिन की अगर बात की जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें एक
1440 मिनट होते हैं या उसी में 86,400 सेकेंड होते हैं। एक सप्ताह की बात करें तो उसमें 7 दिन होते हैं। एक चंद्रमास की बात करें तो उसमें 4 सप्ताह या 28 दिन होते हैं। कहीं कहीं पे आप लोगों को 27.3 दिन भी देखने को मिलेगा। एक सौर मास में, अगर एक सौर मास की बात की जाए तो सौर मास जो है वो 30 या 31 दिन का ही होता है, लेकिन इसमें फरवरी जो है वो 28 या 29 दिन की पड़ती है। एक सामान्य वर्ष की बात करें तो इसमें 365 दिन होते हैं और 12 सौर मास होते हैं। एक लीप वर्ष की बात करें तो इसमें होता है 366 दिन। एक सौर्य दिवस की बात करें तो उसमें होता है 24 घंटे और एक मिली सेकेंड की बात करें तो उसमें होता है 10 के पावर -3 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -9 सेकेंड और एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। और यहाँ पे जो कि आईएएस के पेपर में पूछा गया, आईएएस और पीसीएस के पेपर में पूछा गया ये सवाल है कि एक कॉस्मिक वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है लगभग 2500 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के कुछ मात्रकों की। तो क्षेत्रफल के मात्रकों की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं। जो मैं ये आप लोगों को कुछ मात्रक लेके आया हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग वीडियो के बीच में नहीं देख रहे हो या वीडियो के लास्ट में नहीं देख रहे हो तो आप लोग बहुत ही दिक्कत में हो जाओगे मेरे भाई, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को, जो अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे तो कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है। आप किसी भी मैराथन में देखिए आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर इससे प्रश्न बन जाता है तो बच्चे जो है पेपर में इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है। और अगर एक हेक्टेयर को हम एकड़ में बदलें तो 2.471 एकड़ होता है। और यदि उसी एक हेक्टेयर को अगर हम वर्ग मीटर में बदलें तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक वर्ग मील का मान 640 एकड़ के बराबर होता है। अगर हम एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। और यदि इसी को मीटर में बदला जाए तो 4047 वर्ग मीटर होता है, यानी 4047 वर्ग मीटर होता है। अगर हम एक वर्ग गज की बात करें तो एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है या 0.83 वर्ग मीटर होता है। एक बार्न की अगर बात की जाए तो एक बार्न बराबर होता है 10 के पावर -28 वर्ग मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक बिस्वा तो देखिए एक बिस्वा में कहीं कहीं 20 मतलब एक बीघा में कहीं कहीं 20 बिस्वा भी होता है और कहीं कहीं 18 बिस्वा भी होता है। तो वही बिस्वा की बात कर रहा है। तो एक बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। एक बिस्वा में 1350 वर्ग फीट होता है। और एक वर्ग इंच की बात की जाए तो एक वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेमी होता है। और यदि एक वर्ग फुट की बात की जाए तो एक वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए धारिता व आयतन के मात्रक लिखे हैं, जो कि आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट को देते होंगे तो ये सब मात्रक आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कि 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 घन सेमी होता है। 1 लीटर में 10 के पावर 3 घन सेमी होता है। ये मैथ्स वगैरह के भी क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं एक गैलन की बात करूं तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। अच्छा, एक लीटर में कितना गैलन होता है तो ये आपको दिया गया है 0.2642 गैलन। अब यहाँ पे एक गैलन की बात अभी जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर से कि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक बैरल की बात की जाए तो एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है 158.9873 लीटर। या इसी को अगर मैं घन मीटर में चेंज करूं तो उसका मान कितना हो जाता है 0.15987 घन मीटर। अगर एक घन फुट की बात की जाए तो एक घन फुट में हो जाता है 0.028 घन मीटर।
तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है मात्रकों की। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को अगर हम डाइन में चेंज करते हैं, इसको देखो ये एमकेएस सिस्टम में है, ये सीजीएस में है, तो यदि इसको हम चेंज करते हैं तो ये 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर हो जाता है। और यदि हम लोग और इसको पास्कल में चेंज करें तो एक बार बराबर हो जाता है 10 पास्कल, या एक बार बराबर ही हो जाता है 760 टार। अगर हम लोग बात करें 1 मिली बार की, तो 1 मिली बार बराबर हो जाता है 100 पास्कल, और 1 पास्कल की बात करें तो 1 पास्कल में 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पे देखते हैं अब ताप के कुछ मात्रक की। तो ताप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 100 सेंटीग्रेड जो है वो 180 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, या 100 सेंटीग्रेड जो है वो 373 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 सेंटीग्रेड की बात करें तो 1 सेंटीग्रेड बराबर होता है 9/5 फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग बात करें 0 सेंटीग्रेड, तो 0 सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन या 32 फ़ारेनहाइट। यानी 0 सेंटीग्रेड पे ये तीनों के तीनों मान जो है आपस में समान रहेंगे, और इस पॉइंट पे भी तीनों मान आपस में समान है। आप लोगों से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा, तो सेम होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है वो भी -40 फ़ारेनहाइट के बराबर है। और यहाँ पे मनुष्यों के शरीर का जो तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में होता है 37 सेंटीग्रेड, और 37 सेंटीग्रेड को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग जो है मापन चैप्टर के अंतर्गत ही कोटि मान की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोटि मान को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कोटि मान पहले क्या होता है इसको आइए देखते हैं। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कोटि मान कहते हैं। यानी जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में लिखे गए निकटतम मान को ही उसका क्या कहते हैं, कोटि मान कहते हैं। अच्छा, कोटि मान ज्ञात करने के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं मेरे भाई, कुछ रूल होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि 10 की घात में लिखने से पहले हम लोग दशमलव के एक अंक बाईं तरफ केवल एक अशून्य अंक रखते हैं। दशमलव के बाईं तरफ हम लोग केवल एक अशून्य अंक रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे दशमलव लग गया तो इसके बाईं तरफ एक अशून्य अंक होगा। अशून्य अंक का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में होगा। 1 होगा, 2 होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। इस दशमलव के बाईं तरफ शून्य नहीं होगा, अशून्य अंक होगा। दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, दूसरा कंडीशन भी आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के गुणनफल के, अगर गुणनफल का हम लोग वर्गमूल निकाले, अगर गुणनफल का हम लोग क्या निकाले, वर्गमूल, तो वर्गमूल लगभग 3.16 आता है। तो अगर ये मान 3.16 से अगर ज्यादा रहेगा तो कोटि मान यानी घात में 1 जोड़ देंगे, तो घात में 1 जोड़ देंगे। और यदि ये 3.16 से अगर बड़ा रहेगा तब घात में 1 जुड़ेगा, अगर बड़ा रहेगा तब घात में 1 जुड़ेगा। लेकिन अगर ये 3.16 से क्या रहे, जो मान हमने दिया गया मान यहां पे लिख देते हैं, दिया गया मान, अगर ये दिया गया मान छोटा हो, दिया गया मान क्या हो, छोटा हो, दिया गया मान जो है अगर वो छोटा रहेगा 3.16 से, तो घात में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, घात को सेम लिखेंगे मेरे भाई। ये चीज आपको, ये फैक्ट याद रखना है। और दूसरी चीज में एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि मान लीजिए अगर हम बाईं तरफ बढ़ते हैं, बाईं तरफ यानी बाईं तरफ जाते हैं, ये बायां,
अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो यहां पे जो कोटि मान होगा वो मेरे भाई यानी घात जो होगा इसका घात जो होगा वो प्लस होगा, इसका घात क्या होगा, प्लस होगा। और यदि हम दाईं तरफ आते हैं, दशमलव के दाईं तरफ आते हैं तो यहां पे जो कोटि मान होगा या घात जो होगा वो माइनस होगा। आइए अब इस चीज को समझते हैं कि ये सब रूल और रेगुलेशन इस पर क्या काम करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने कहा 1.135 का कोटि मान निकालिए, तो 135 अगर मैं चाहता तो यहां पे दशमलव लगाकर 00 कुछ भी लगा सकता हूं, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो अब बताइए कि दशमलव के आप बाएं तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दशमलव के एक ही अंक बाईं तरफ होनी चाहिए। तो अब दशमलव के यहां पे तो 3 अंक बाईं तरफ है, तो हम 2 अंक और यहां पे बाईं तरफ चल देते हैं। तो अगर 2 अंक हम बाईं तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा 1.35 हो जाएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल सही। लेकिन दशमलव हम किस दिशा में लेके गए हैं, बाईं तरफ लेके गए हैं। तो बाईं तरफ लेके गए हैं और कितने अंक को डाक कर गए हैं, तो 1 और 2 अंक को डाक गए हैं हम लोग। तो यहां पे लिखेंगे 10 के पावर प्लस का 2, क्योंकि बाएं तरफ जब जाते हैं तो हम लोग घात में क्या लिख देते हैं, प्लस। लेकिन अब एक चीज ये चेक करिएगा कि ये जो मान है 1.3 क्या ये 3.16 से दिया गया मान बड़ा है या दिया गया मान जो है वो छोटा है। तो ये 3.16 से दिया गया मान क्या है, छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो घात जो रहेगा वो सेम रहेगा, घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका कोटि मान क्या कहलाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 2। यही इसका क्या कहलाएगा, कोटि मान कहलाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा, कोटि मान। अब इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। यदि यहां पे मैं कोटि मान की बात करूं तो यहां कहीं भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव हम बाईं तरफ लेके जाते हैं। तो अगर बाईं तरफ लेके जाएंगे तो इसको लिखेंगे 3.336 गुणे 10 के पावर। अब कितने अंक को लेके गए हैं, तो 3 अंक, 1 2 3 अंक को डाके हैं तो 10 के पावर 3। लेकिन मेरे भाई क्या इसका कोटि मान 10 के पावर 3 ही होगा, क्या इसका कोटि मान 10 के पावर 3 ही होगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। जरा ये चेक करिए कि 3.3 जो है वो 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। तो मेरे भाई यहां पे 3.16 से ये बड़ा है। तो जब बड़ा रहेगा तो उसके घात में हम लोग एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब इसका जो कोटि मान रहेगा वो इसका कोटि मान 10 के पावर 4 आएगा। इतनी सी बात अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कोटि मान निकालेंगे मेरे भाई। अब यहां पे बात करें कि यहां पे देखो दशमलव दिया गया है। अब यहां पे दशमलव दिया गया है, तो यदि दशमलव दिया गया है तो हम दशमलव के, अब देखो यहां पे तो कोई अशून्य अंक है नहीं, तो हमको दशमलव के दाहिने तरफ आना है। जैसे ही हम दशमलव के दाहिने तरफ आएंगे तो एक अंक आते ही हमको क्या मिल जाएगा, एक अशून्य अंक मिल जाएगा। तो 1.654 गुणे 10 के पावर, अब कितना अंक हमने क्रॉस किया, तो एक अंक क्रॉस किया, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे -1, 10 के पावर -1। क्या ये 1.6 जो है वो 3.16 से बड़ा है, नहीं मेरे भाई, बड़ा नहीं है। तो इसलिए इसका कोटि मान यही सेम हो जाएगा। अब आइए यहां पे चेक करते हैं। यदि हम इसके कोटि मान की बात करें तो यहां पे कितने अंक को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3, तो यानी यहां पे आएगा 7.80 गुणे 10 के पावर। अब कितने अंक को क्रॉस किए हम लोग, 1 2 3। अब 3 अंक दाएं तरफ आए हैं, तो दाएं तरफ आने का मतलब है कि ये 10 के पावर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि दाएं तरफ आने पर घात क्या हो जाता है मेरे भाई, माइनस हो जाता है। तो अगर हम दाएं तरफ आ रहे हैं तो घात माइनस हो गया। लेकिन क्या इसका ये कोटि मान होगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है 3.16 से क्या है, बड़ी है। और जैसे ही बड़ी होगी तो हम कोटि मान में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और जैसे ही कोटि मान में 1 जोड़ देंगे, यहां के कोटि मान में 1 जोड़ देंगे, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2। अब ये इसका कोटि मान बन गया।
तो अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ये बता देता हूं कि कोटि मान में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रकार से भी सवाल दे सकता है और इसको घातों में बनाकर भी दे सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्ट के लिए ऐसे भी दे सकता है, तो उसमें कुछ भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि मैं बोलूं कि इस प्रकार से यदि आप लोगों को दे दे, जैसे मान लो 1.632 गुणे 10 के पावर माइनस का 5, अगर ऐसा दे दिया और इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि इसका कोटि मान क्या होगा, इसका कोटि मान क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मेरे भाई आपको कुछ भी करना नहीं है, बस यहां पे चेक करना है कि क्या ये 3.16 से बड़ा है या छोटा है। तो मेरे भाई ये 3.16 से जो वैल्यू है वो छोटी है, तो जब छोटी रहेगी तो कोटि मान सेम का सेम यही रहेगा, यानी 10 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन यदि दूसरे क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि इसी प्रकार से दे दिया है 4.2 गुणे 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 दे दिया है। अब यहां पे अगर आप लोगों से कोटि मान बोले तो कोटि मान ये नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहां पे जो कोटि मान होगा, यहां 3.16 से ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, और जब बड़ी वैल्यू रहती है तो कोटि मान में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इसके घात में 1 जोड़ देते हैं। अब इसका कोटि मान क्या हो जाएगा, 10 के पावर 13। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कोटि मान के बाद देखते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सार्थक अंक को साइनिफिकेंट फिगर कहते हैं। तो दोस्तों, यह सार्थक अंक होता क्या है? किसी राशि के माप के ऐसे अंक, किसी राशि के माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करता है, उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाते हैं मेरे भाई, सार्थक अंक कहलाते हैं। कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज यथार्थ, कोई भी संख्या यथार्थ कब होगी, जब दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक बढ़ते जाएंगे उसकी यथार्थता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वर्नियर कैलिपर्स होता है जिससे कि हम लोग अंकों की शुद्धता को मापते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर दशमलव के जितने भी दाहिने तरफ हम अंकों को बढ़ाते जाते हैं, उतने ही वो संख्या क्या होती जाती है, यथार्थ होती जाती है, उतनी ही वो माप क्या होती है, यथार्थ होती है। जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल आप लोगों को जैसे दे रहा हूं, सपोज करिए कि मैंने लिखा 1.2 मीटर। अब ये 1.2 मीटर और मैंने यहां पे लिखा 1.21 मीटर, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 1.214 मीटर। अब इसमें सबसे अधिक यथार्थ की अगर बात की जाए, सबसे अधिक जो है इसमें परिपक्व जो मान है, यथार्थ है, वो कौन सा होगा? तो मेरे भाई 1.2 ये यथार्थ उतना नहीं है। इसमें दशमलव के 2 अंक बाद इसकी यथार्थता दी गई है, ये भी उतना नहीं। यहां लेकिन दशमलव के 3 अंक तक संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब ये कहां तक लेके जा रहा है? अब 2 सब है कि 3, मतलब दशमलव के बाद 2, अब 2 है, 2 के बाद 0 है, 1 है, क्या है पता नहीं है। यहां पे ये कह रहा है कि दशमलव के बाद 2 1 है, यहां पे दशमलव के बाद 2 1 तो है ही, लेकिन यहां लास्ट में 4। तो सबसे अधिक इन तीनों में यथार्थ कौन सी माप होगी? ये वाली होगी मेरी भाई। तो यही है यथार्थता की सीमा। अगर मैं बात करूं कि यथार्थ जो संख्याएं होती है उसमें अंकों की संख्या क्या होती है, तो यदि अंकों की संख्या हम लोग देखें तो ये आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो जैसे कि आप लोग पहला देख रहे हैं प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है कि 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो मेरे भाई सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कहने का ये मतलब है कि ये 9 8 भी क्या है? सार्थक अंक है, और दशमलव के बाद भी, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी अशून्य अंक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। चलिए मेरे भाई, अब यहां पे देखते हैं दूसरे में।
इसमें पूछ रहा है सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 4 अंक दिए गए हैं, इसलिए इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहां पे ये शून्य अंक हैं, तो इन शून्य अंक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, यदि यहां पे दशमलव लगा करके कुछ भी अशून्य अंक लिख दिया जाता और ये जो शून्य अंक हैं उसके बीच में आते तो ये सार्थक अंक में गिने जाते, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर देखी जाए तो केवल 1 यानी 3 है। तो अगर मेरे भाई अब तीसरे नंबर पे बात करें तो यहां पे कह रहा है कि 0 दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है वो सब सार्थक हैं, लेकिन अगर अशून्य यहां पे शून्य दिया है ना, इन शून्य के अगर बाईं तरफ और दाईं तरफ अशून्य अंक रहेंगे तो इनको सार्थक में काउंट करेंगे, अगर नहीं है मेरे भाई तो इन अशून्यों को छोड़ करके अब हम लोग कहां से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 5 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 6 हो गई। अगर हम लोग इसी प्रकार से चौथे नंबर को देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, तो इसमें देखिए 200। अब यहां पे 200 है, अब ये तो शून्य अंक है, लेकिन मेरे भाई शून्य के बाद क्या है, यहां पे देखिए अशून्य अंक है। यदि अशून्य अंक लग गया तो ये दोनों जो शून्य हैं इनको भी हम लोग किसमें काउंट करेंगे, सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। उसके बाद यहां दशमलव लगने के बाद जितने भी जीरो आते जाएंगे, दशमलव के बाद जितने भी जीरो आते जाएंगे लास्ट में, वो सारे के सारे किसमें काउंट होते जाएंगे, सार्थक अंकों में काउंट होते जाएंगे। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 8 है। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पे आपने सार्थक अंकों में इस 0 को शामिल नहीं किया, लेकिन आप यहां के लास्ट के 0 को शामिल कर रहे हैं। हाँ मेरे भाई, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी शून्य अंक आएंगे, या चाहे वो भले ही अशून्य अंकों के बीच में ना हो, फिर भी वो किसमें काउंट किए जाते हैं, सार्थक अंकों में किए जाते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, पांचवें को देखिए, इसमें कह रहा है 6.35 गुणे 10 के पावर 11 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी ये कोटि मान, ये तो आप लोगों को अभी जस्ट इसके पहले ही पढ़ा है, तो ये कोटि मान होता है। कोटि मान कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं किया जाता है। तो कोटि मान के बाएं तरफ जितने भी अंक दिए रहते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे मेरे भाई, सार्थक रहेंगे। तो यहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से अगर हम 6 नंबर की बात करें तो यहां पे देखिए मेरे भाई दिया है 12.05 गुणे 10 के पावर -19 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें कोटि मान का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग किसको देखते हैं, यहां पे बाईं तरफ। तो बाईं तरफ अगर मेरे भाई यहां पे 0 होता तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, लेकिन यहां पे अब देखिए जरा, यहां पे क्या कह रहा है, 12.05। तो ये चारों के चार अंक जो हैं ये सार्थक में काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कितने अंक सार्थक हो जाएंगे, 4। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग विमाएं और विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ये भी जो है मापन के अंतर्गत ही आता है, मापन चैप्टर के अंदर ही आता है, विमाएं ज्ञात करना और उसका विमीय सूत्र निकालना। तो दोस्तों पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा वगैरह क्या है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, घातें यानी पावर, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब देखिए, यदि इन्हें बड़े कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है, यानी जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं यदि उसको बड़े कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, विमीय सूत्र कहलाते हैं। अब जैसे समझिएगा, मैंने कहा लंबाई, अब लंबाई का अगर मैं विमा बोलूं
तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा मेरे भाई L। लेकिन लंबाई का बीमा L है, अब L पर घात क्या चढ़ाएंगे, तो लंबाई 1 बार है इसलिए L पर घात कितना चढ़ेगा, ये 1। तो अब ये 1 घात चढ़ गया लंबाई पे, तो ये बीमाएं हो गई, इसकी बीमा हो गई। लेकिन मेरे भाई यदि इसी चीज को मैं बड़े कोष्टक में लिख दूं, बड़े ब्रैकेट में लिख दूं, तो अब ये क्या बन गया, ये बीमीय सूत्र बन गया। अब जैसे मान लो, सपोज करो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका जरा देखते हैं कि ये क्या बनेगा। तो इसकी बीमा अगर लिखोगे तो लंबाई को भी किसमें मेजर करते हैं मेरे भाई, तो मतलब लंबाई का L हो गया। और यदि हम लोग चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई का भी क्या हो गया, L हो गया। चौड़ाई भी तो लेंथ है ना, L हो गया। अब मेरे भाई लंबाई का भी L हो गया, चौड़ाई का भी L हो गया, यानी लेंथ, और ये भी तो लेंथ ही है। अब मेरे भाई अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे क्या चीज देखने को मिल रहा है कि यहां लंबाई 2 बार है, तो यानी इसकी घात भी क्या हो जाएगी, 2। तो ये बीमा बन गई। लेकिन अगर मैं इसका सूत्र लिखूं तो मैं इसको बस बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये इसका क्या कहलाएगा, बीमीय सूत्र। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्या कह रहा है कि बीमा के सूत्र को निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है मेरे भाई, m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। यानी यहाँ पे द्रव्यमान है, ये लंबाई है और ये इसका समय है, टाइम। अब इनके घात पर a b c, अब ये a b c क्या है, ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 4 1, जिनकी जितनी बीमा हो सकती है वो ऊपर घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेग का अगर बीमी सूत्र निकालना हो, अगर वेग का कह रहा है बीमी सूत्र क्या होगा, तो पहले वेग का हमको क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों, एसआई मात्रक याद होना चाहिए। अगर आपको एसआई मात्रक याद नहीं है तो आप बीमा नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एसआई मात्रक याद होना चाहिए। मैं इसके बाद बहुत सी ऐसी व्युत्पन्न राशियां हैं जिसका मैं आप लोगों को एसआई मात्रक के साथ साथ बीमा को डायरेक्ट लिखवा दूंगा। तो अभी पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखिए। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है, दूरी है, तो यानी लंबाई हो गया। अच्छा मेरे भाई समय क्या है, टाइम, तो उसको हमने t से व्यक्त कर दिया। अब l ऊपर है तो l कितनी बार है, 1 बार है, तो l के पावर पे 1 आ गया। t नीचे है, अब नीचे है तो हमको बीमा में किसी चीज को नीचे नहीं रखना है, उसको क्या करना है, एक साथ लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। तो मेरे भाई अब t जब ऊपर जाता है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में कि जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो पावर इसका यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1, लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा इसका पावर कितना हो जाएगा, -1। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग का विमीय सूत्र। लेकिन अगर इसी चीज को इस प्रकार से लिख दिया जाए, जैसे यहां पे हमने फार्मूला क्या देखा था मेरे भाई, MLT। अब यहां पे तो हम लोगों को क्या केवल मिल रहा है L और T, M तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि जो द्रव्यमान यानी M है, M का जो घात है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो इसलिए इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, या विमीय सूत्र में अगर इसको हम लोग लिखना भी चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, M के पावर 0, यानी M पर कोई घात नहीं है, और L के पावर 1 और T के पावर -1, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीमीय सूत्र हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और मैंने लिया है कार्य का, तो देखो मैंने पूरा इसको समझा दिया। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट मैं कार्य लिख देता और ये बल गुणे विस्थापन लिखकर मैं डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख देता, लेकिन मेरे भाई मैंने इसको पूरा तोड़ के मैं इसको आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे भाई, कार्य बल बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल और बल के दिशा में ही विस्थापन, यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। देखिए अब बल को भी तोड़ा जा सकता है, बल को भी तोड़ा जा सकता है, किसमें तोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन तो ऑलरेडी था ही। अब द्रव्यमान को तो किसी और छोटे पद में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान ही रहने दे। लेकिन त्वरण मेरे भाई,
त्वरण को तोड़ा जा सकता है। तो त्वरण किस में टूट जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अब विस्थापन तो ऑलरेडी था ही गुणा में, तो उसको लिख लेते हैं। अब यहां से हम लोग इसका बीमीय सूत्र बनाना चालू कर देते हैं। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमने किस में लिखा? ब्रैकेट में लिखा, द्रव्यमान को m। अब वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन का क्या होता है? तो दूरी बटे समय। तो यानी वेग परिवर्तन भी क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी एकांक दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी। अब यहां पे l हो गया। अब भाई वेग परिवर्तन क्या है? अब यहां पे जो है L हो गया, वेग का L हो गया, और यहां पे वेग परिवर्तन का क्या हो जाएगा? L बाई टी। अब यहां पे समय अंतराल का क्या हो जाएगा? बटा में टी। अब गुणे में विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो विस्थापन का हो जाएगा L। अब अगर इसी चीज को एक साथ लिखा जाए तो m, तो m को m एक बार है तो एक बार लिखेंगे। अब l, यहां पे l और ये l मिलकर के कितनी बार हो जाएंगे? l और l मिलकर के 2 बार हो जाएंगे, तो l स्क्वायर। अब यहां भी t नीचे है और यहां भी t नीचे है, तो t कितनी बार है? 2 बार। अब दोनों बार नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका कार्य का क्या निकल के आ गया? विमीय सूत्र। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अभी इसी प्रकार के और भी मैं राशियां और उसके एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखवा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियां, उसके एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि एसआई मात्रक जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एसआई मात्रक भी इससे तैयार हो जाएगा और विमीय सूत्र भी तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और इसका विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसमें द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान के पावर पे 0 हो जाएगा, यानी m के पावर 0 हो जाएगा। l के पावर पे 2 है, l की घात जो है वो 2 है, तो 2 लिखेंगे। t इसमें है नहीं, तो t के घात पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इस प्रकार से क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो l स्क्वायर हो जाएगा। इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आयतन का देखिए, तो आयतन का क्या होता है मेरे भाई? मीटर क्यूब। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी मीटर के घात पे 3। अब यदि इसको हम लोग विमीय सूत्र में इसको लिखें तो l के पावर 3 हो जाएगा, और इसे हम लोग अगर इस रूप में भी लिखना चाहें तो m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं LT-2, क्योंकि यहाँ सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात प्लस में है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। इस प्रकार, इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, तो द्रव्यमान को m के पावर 0, l और l के पावर 1 और t के पावर -2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ लिखा है। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल का जो एसआई मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mLT-2। और यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल, या तो इसको जूल बोलते हैं। mL2T-2 इसका विमीय सूत्र होता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्य दिया है, या डायरेक्ट ऊर्जा की बात करें, या यहाँ पे बल आघूर्ण हो, इन चारों की जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चारों की विमीय सूत्र अगर चेक करोगे आप लोग तो एक ही है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसका भी जूल होता है, और इसका विमीय सूत्र सेम वही गतिज ऊर्जा वाला होता है। कोणीय विस्थापन की बात की जाए तो कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, जो कि दोनों को चाप
और त्रिज्या दोनों की लेंथ ही होती है, तो लेंथ से लेंथ कट जाता है, तो वहां पे एक संख्यात्मक मान आता है और संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे संख्यात्मक मान के लास्ट में यानी दाईं तरफ रेडियन लगा दिया जाता है, रेडियन, RAD लगा दिया जाता है रेडियन, जिससे उस राशि का पता चलता है। इसलिए ये क्या है, विमाहीन है, क्योंकि चाप बटे त्रिज्या दोनों में लंबाई होती है और दोनों लंबाई आपस में कट जाता है, जिसके कारण इसकी कोई विमा होती ही नहीं है, विमा पर कोई घात होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 जो कि क्या हो जाती है, विमाहीन हो जाती है। यदि कार्य की बात की जाए तो कार्य का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, जिसका विमीय सूत्र होता है mL²T-2। यदि शक्ति की बात की जाए तो शक्ति का SI मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। मेरे भाई इसको याद रखना जिसको मैं गोला कर रहा हूं, शक्ति का SI मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र की बात करें तो mL²T-3 हो जाता है, t के पावर -3 हो जाता है। यदि बल आघूर्ण की बात की जाए तो बल आघूर्ण बराबर होता है न्यूटन मीटर, यानी SI मात्रक इसका क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन मीटर, जिसका कि विमीय सूत्र की अगर बात करें तो mL²T-2 हो जाता है। और यदि यहीं पे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और इसका अगर हम लोग विमीय सूत्र की बात करें तो m के पावर -1। ये कहां से -1 आया, न्यूटन में आप लोग पढ़े हो, देखिए न्यूटन बल वाले में जाइए, बल में देखेंगे तो आप m ऑलरेडी है, तो यानी न्यूटन में m है, लेकिन यहाँ पे प्रति किग्रा है, यानी यहाँ पे m 2 बार है जो कि नीचे है, तो एक बार m से एक बार m कट जाएगा तो एक m बचेगा जो कि ऊपर जाएगा तो माइनस के पावर के साथ जाएगा, तो m पे -1 l का क्यूब और t के पावर -2, ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र और उसके SI मात्रक के बाद अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण की, इंपोर्टेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट की बात करते हैं मेरे भाई, जो कि इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे पहले लाइन में मैंने लिखा है ऊपर में यंत्र, और उस यंत्र का कहाँ उपयोग करते हैं ये चीज मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यंत्र हैं, उनका उपयोग क्या क्या है। तो यदि मैं बात करूं अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर क्या करता है मेरे भाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने में, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं, अल्टीमीटर का। अमीटर की बात की जाए तो अमीटर जो है वो विद्युत धारा की तीव्रता को मापने का काम करता है। यदि हम लोग बात करें ऑडियोमीटर की, तो ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है। यदि हम लोग बात करें एरोमीटर, तो एरोमीटर जो है वो वायु गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी एरोमीटर जो है वो वायु और गैस के भार और घनत्व को ज्ञात करता है। एनीमोमीटर की बात की जाए तो एनीमोमीटर जो है वो वायु की गति और उसकी शक्ति का माप करता है। यदि हम लोग बात करें एक्सीलरोमीटर की, तो एक्सीलरोमीटर जो है वो गतिमान वाहन की गति में वृद्धि कितनी हुई है वो हम लोगों को इससे पता चलता है। जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चलाते हो, जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते जाते हो आप लोग देखते हो एक्सीलरोमीटर ऊपर जाने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काटा, यानी 70 से 80 चला गया, इस प्रकार से। यदि हम लोग बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है। यदि हम लोग बात करें कैलोरीमीटर की, तो ये ऊष्मा की मात्रा को मापने का काम करता है। क्रायोमीटर की बात की जाए तो ये निम्न तापमान को मापने का यंत्र है। यदि हम फेदोमीटर की बात करें तो ये समुद्र, नदी, जो भी मतलब चीज गहरी है उसकी गहराई को पता करने के लिए क्या चीज हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, फेदोमीटर का। ग्रेवोमीटर की अगर बात की जाए तो ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया जाता है। यदि हम लोग हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व यानी वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व का मान ज्ञात किया जाता है।
अब आइए आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोफोन जो होता है वो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने का काम करता है। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने का काम हाइड्रोफोन करता है। यदि हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का काम करता है। लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है। इसी प्रकार क्रोनोमीटर जो है वो पानी की जहाजों के सही समय, यानी पानी की जो जहाजें होती हैं उनका सही समय जो है बताने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग जो है पौधों की वृद्धि को ज्ञात करने में किया जाता है, यानी पौधे कितने साल में या कितने महीने में कितना वृद्धि कर रहे हैं उसके लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है, उसकी वृद्धि को मापने के लिए। रेन गेज का प्रयोग जो है वो वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है कि वर्षा की मात्रा जो है कितना सेंटीमीटर कितना हो रही है। स्क्रू गेज की बात की जाए तो स्क्रू गेज जो है वो महीन तारों का व्यास ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग महीन तारों के व्यास को ज्ञात करने में स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट की बात की जाए तो ये ऊंचाई को मापने का काम करता है। यदि हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करें तो ये धमनियों में रुधिर का दाब ज्ञात करने में काम होता है। यूडोमीटर की अगर बात की जाए तो यह वर्षा मापक यंत्र है, वर्षा मापक यंत्र है। और वेंचुरी मीटर की बात की जाए तो ये द्रवों के प्रवाह की गति को मापने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों दो चार और भी हैं उसको भी देख लेते हैं कि लाउड स्पीकर का जो यूज है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है। मैक मीटर की बात की जाए तो ध्वनि के वेग को मापने का काम करता है मैक मीटर। मैग्नेटोमीटर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करता है। ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर का यूज जो है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि पॉलीग्राफ की बात की जाए तो पॉलीग्राफ जो है अपराधियों, संदिग्धों, चोरों आदि को जब पकड़ा जाता है तो उनके वो सच बोल रहे हैं कि झूठ, इसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने का काम करता है। स्पीडोमीटर जो यंत्र है वो गतिमान वाहन की गति को ज्ञात करने में किया जाता है। यदि पाइर हीलियोमीटर की बात की जाए तो ये सौर विकिरण को मापने का काम करता है। सौर विकिरण का मापन इसी पाइर हीलियोमीटर से किया जाता है। लास्ट है विस्कोमीटर। यदि विस्कोमीटर की बात की जाए तो इससे द्रव की श्यानता का मापन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोग इस पे बने रहिएगा क्योंकि अब कुछ ही समय बाद जो है आप लोगों का एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, अब ग्रुप डी, ये सारे के सारे पेपर में ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग इन प्रश्नों को देखना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्तों पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। कह रहा है कि कार्य का मात्रक है तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में कह रहा है वाट, दूसरे में न्यूटन, सी में डाइन और डी में जूल। तो कार्य का मात्रक आप लोगों को पढ़ाया गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो वाट किसका मात्रक है? तो मेरे भाई शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। यदि हम लोग बात करें कि न्यूटन किसका मात्रक है तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। यदि हम लोग बात करें कि डाइन किसका मात्रक है तो डाइन भी बल का ही मात्रक है, लेकिन ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। ये सीजीएस में है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है मेरे भाई। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, यदि आ रहा है तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो पहले 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को देखते रहना है। कह रहा है कि डेसिबल, डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, यानी ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। हाँ भाई सही है। कह रहा है अश्वशक्ति, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। हाँ भाई सही है ये भी। कह रहा है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। हाँ तो नौ संचालन में दूरी को किस में मापा जाता है? समुद्री मील में मापा जाता है, ये भी सही है। कह रहा है डाप्सन, डाप्सन जो है वो उष्मा की इकाई है। नहीं मेरे भाई यही तो गलत है, डाप्सन जो है वो उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई क्या होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल, ना कि डाप्सन। तो मेरे भाई डाप्सन किसकी इकाई होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला था कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आवेग का मात्रक है, यानी इन 4 ऑप्शन में से एक आवेग का मात्रक है, तो वो कौन सा है? तो कह रहा है न्यूटन। नहीं मेरे भाई न्यूटन तो किसका मात्रक है? अभी आप लोग पढ़े बल का है। कह रहा है बार। नहीं मेरे भाई बार तो पास्कल का बार तो जो है दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? पास्कल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो पास्कल होता है। क्या होता है मेरे भाई? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। लेकिन बार भी इसका मात्रक किसका होता है? दाब का, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। डाइन की बात की जाए तो डाइन भी किसका मात्रक होता है? आप लोगों को बताया गया है बल का, लेकिन किस पद्धति में होता है? सीजीएस। किस पद्धति में होता है? सीजीएस में। तो यहाँ पे मेरे भाई एक ही ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अदिश राशि है, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए कह रहा है बल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेग, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है घनत्व। आप लोग आंसर दे दिए होंगे। देखिए मेरे भाई बल जो है वो सदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है, लेकिन घनत्व जो है वो सदिश राशि नहीं है मेरे भाई। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का आप लोगों को मात्रक बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेडियन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्टेरेडियन, और नंबर सी कह रहा है मीटर, और नंबर डी कह रहा है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो होता है रेडियन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना मतलब मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अच्छा ऐसे प्रश्न में बहुत ज्यादा ही लड़के गलतियां करते हैं। ये एएसएम में पूछा है, आरआरबी एएसएम में, आरआरबी एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मेरे भाई मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं ये सब चीजें नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई लिखने में, तो मैं ये चीजें नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। तो चलिए मेरे भाई आपको सही कूट से क्या करना है? मिलान करना है। तो पहले इस चीज को समझिए कि ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें
ए जो दिया है वो बोल रहा है त्वरण। अब त्वरण, अब यहाँ पे 1 नंबर में क्या दिया है, जूल। बल उसका न्यूटन दिया है। कार्य उसका मीटर प्रति सेकंड दिया है। आवेग उसका न्यूटन दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल ए, उसमें क्या ए का तीसरा सही है, बी का चौथा सही है, सी का पहला सही है, डी का दूसरा सही है, या ऑप्शन नंबर बी जो चेक करेंगे आप लोग, उसमें ए का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए का 2 सही है, बी का 4 सही है और सी का 3 सही है और डी का 1 सही है। मतलब ये मिलान करना है, इस प्रकार से आप लोगों को मिलान करना है। तो मेरे भाई चलिए अब इसको जल्दी से देखिए। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे चीज होती हैं, इसमें कुछ ऐसे मान होते हैं जो हम लोगों को पता होते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें त्वरण, त्वरण की बात की जाए तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है, इसका त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ए का तीसरा मिलना चाहिए मेरे भाई। और यहां पे देखिए संयोग से आपके पहले ही ऑप्शन ए में ही मिल गया, ए का तीसरा, और ए का तीसरा कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब इसी प्रकार से और भी देख लीजिए, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन और भी चेक कर लीजिए। जैसे अभी हाल ही में आप लोग इससे जस्ट पहले पढ़े हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी बी का 4 से संबंध होगा। देखिए बी का किससे संबंध हो रहा है, 4 से, यानी बी का कूट किससे मिल रहा है, 4 से। अब अभी आप लोग पढ़े कि कार्य का क्या होता है, जूल होता है, यानी 1 से इसका संबंध रहेगा। अब 1 यानी सी का 1 से मिल गया। और यदि आवेग की बात की जाए तो आवेग भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, यानी डी का 2। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, जो कह रहा है पारसेक इकाई है, यानी पारसेक किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दूरी की, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमास की, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश के चमक की, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी पारसेक जो है वो दूरी की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में सदिश राशि है, चलिए भाई आप लोग आंसर करिए। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो ऑप्शन ए कह रहा है वेग की, और जो ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समय, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लंबाई। तो ये बताइए आप लोग किसमें सदिश राशि कौन सी है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि वेग जो है वो सदिश राशि है, और वहीं पे अगर हम चाल की बात करें तो वो अदिश राशि है। वेग सदिश है और चाल अदिश है, चाल अदिश है और दूरी अदिश है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। लेकिन अगर चाल वेग की बात की जाए या विस्थापन की बात की जाए तो ये दोनों क्या हैं, सदिश हैं। अच्छा यहां पे देखिए आपसे केवल क्या पूछा था, सदिश। तो बाकी द्रव्यमान क्या हो गया मेरे भाई, अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। ऑप्शन ए में कह रहा है वेग, ऑप्शन बी में कह रहा है त्वरण, ऑप्शन सी में कह रहा है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी में कह रहा है बल। तो ये मेरे भाई थोड़ा सा देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले क्या चीज कह रहा है इसको समझिए, संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग और वेग का अनुपात हम लोग कैसे बनाएंगे, संवेग बटा के वेग, यही तो इसका अनुपात होगा। अब मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है कि संवेग का आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। तो संवेग बराबर क्या होता है मेरे भाई, संवेग बराबर क्या होता है आप लोगों का, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, और नीचे आप लोगों का क्या दिया गया है मेरे भाई, अनुपात में वेग। अब क्या होगा, वेग से वेग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, द्रव्यमान, जो कि आप लोगों को द्रव्यमान इन 4 ऑप्शन में कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कैंडेला किसका मात्रक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग बने रहिए, अभी इससे भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को इसमें मिलेंगे, तो मेरे भाई वीडियो पर बने रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंडेला किसका मात्रक है। तो ऑप्शन ए दिया है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन नंबर सी दिया है ज्योति दाब का, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ज्योति तीव्रता का। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई कैंडेला जो है वो किसका इसमें मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन नंबर डी का। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि ज्योति फ्लक्स का अगर मात्रक बोला पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, ल्यूमेन। क्या बताएंगे मेरे भाई, ल्यूमेन। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है, अभी हम इसके पहले क्वेश्चंस में ये बता रखे हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, आर्द्रता की, ऑप्शन बी में कह रहा है दाब की, और ऑप्शन सी में कह रहा है वर्षा की, और ऑप्शन डी में कह रहा है तापमान की। तो मेरे भाई पास्कल जो है वो किसकी इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी दाब की। यदि तापमान की बात कर ले तो तापमान का क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ये सब किसके मात्रक होते हैं मेरे भाई, तापमान की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर। ये क्या कह रहा है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक पारसेक का जो मान है, पारसेक आप लोग तो जानते हैं कि दूरी मापने का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, लेकिन एक पारसेक का मान वो आपसे पूछा है। तो इसको आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 3.38 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 3.18 प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन सी में कह रहा है वो 3.33 प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है वो आपसे 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि इसी को मीटर में चेंज करके बोले, यदि इसी को मीटर में इसका मीटर में मान बोले तो होता है 3.086 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्या है मेरे भाई, सुमेलित करने वाला ही प्रश्न अब आ गया है, और सुमेलित करने वाला प्रश्न आप लोग इसके जस्ट अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वो भी सुमेलित ढंग से मिलाना है, मतलब सही सही मिलान करना है। और ये आपका आंसर नहीं है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन दे रखा है, आंसर आपका यहाँ पे है। और ये कह रहा है कि जैसे ए का संबंध 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। अगर ए का संबंध 2 से होगा तो ये वाला ऑप्शन सही है, ए का संबंध अगर 4 से होगा तो ये वाला ऑप्शन सही, मतलब इस तरीके से आप लोगों को मिलाना है। तो चलिए पहले, अच्छा ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कम से कम अगर दो की भी जानकारी मिल गई, इसमें से किसी 2 की भी जानकारी मिल गई तो भी आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं मेरे भाई। और ये जितने भी मापक यंत्र दिए गए हैं ये मैं लिखवा चुका हूं। जस्ट आप लोग अगर वीडियो के पीछे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे ये सब मैं लिखवा चुका हूं। तो मेरे भाई चलिए, जैसे यहाँ पे अब मिलान करते हैं हम। हाइग्रोमीटर की अगर बात की जाए तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का काम करता है, यानी ए का संबंध 2 से होगा, ए का संबंध 2 से, और ए का संबंध यहां भी 2 से हो गया, यानी ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। तो एक और मिला लेते हैं। कह रहा है कि बी में कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो क्या करता है, तो मेरे भाई ये रक्त दाब को मापता है, रक्त दाब को मापता है, यानी बी का 4 होना चाहिए। और बी का यहाँ पे तो 4 मिल गया, लेकिन क्या यहाँ पे बी का 4 मिला, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सेम चल रहा है। तो अभी अब एक ऑप्शन और हम लोगों को चेक करना है कि एक ऑप्शन और हम लोग देखें कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए अभी ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। तो अब बोलोमीटर की बात की जाए,
तो बोलोमीटर में क्या होता है मेरे भाई, बोलोमीटर में क्या होता है, विकिरण की ऊर्जा को मापते हैं, विकिरण की ऊर्जा को मापते हैं। और पाइरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान को मापने का काम करता है। यानी D का 3 होना चाहिए, और D का 3 देखिए आप लोगों का यहां मिल रहा है, और जो C है उसका 1 मिलना चाहिए, C का 1 यहां पे मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है मेरे भाई, C सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है आपका 14 नंबर। कह रहा है केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मीटर क्यूब प्रति किग्रा बोल रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है किग्रा प्रति मीटर बोल रहा है, ऑप्शन सी में किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये मेरे भाई यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई इनमें से कोई नहीं है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है कि वह कोण जो किसी वृत्त के त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है। तो मेरे भाई इसमें भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, स्टेरेडियन, रेडियन, कोण त्रिज्या, त्रिज्या खंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन। चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, और 1/1000 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी कह रहा है 1/10,000 मिलीमीटर। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर आप लोगों का हो जाता है 10 के पावर माइनस का 6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर आप लोगों का हो जाता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। और 1 मिलीमीटर की अगर बात की जाए, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब आप लोगों को ये तो देखिए कि आंसर किस में दे रखा है, आंसर क्या वो माइक्रोन में इसमें पूछा है, दिया है, या आंसर मिलीमीटर में दिया है, ये चीज चेक करना है। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे के सारे किस में दिए गए हैं, मिलीमीटर में। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे मिलीमीटर से इस वाले नंबर में भाग लगा देना है। बस यहाँ पे जब भाग लगा देंगे तो ये मेरे भाई 3 पावर जो है 3 पावर से खत्म हो जाएगा। तो यानी बचेगा कितना मेरे भाई, 10 के पावर माइनस 3 और 10 के पावर माइनस 3 यही बचेगा। और 10 के पावर माइनस 3 को अगर हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये 10 के पावर प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/1000, और यही क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए मेरे भाई अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें भी क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके चुनिए। मतलब सही मिलान ही करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में क्या दिया है, वॉट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी, और यहाँ सूची 2 में क्या दिया है, उष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति। यानी यहाँ पे ये मेरे भाई राशियां दी गई हैं और यहाँ पे ये इनके मात्रक या मापक यंत्र हैं मेरे भाई। तो अब चलिए इसको मिलाना है, तो मिलाइए। पहले तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते जाएंगे जिसके द्वारा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आसानी से करते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका था, वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो यहाँ वाट से किसका संबंध आ गया, शक्ति का, यानी पहले का जो ए का जो है वो 4 मिलना चाहिए। और यहाँ एक अगर हम 4 मिलाएं तो यहाँ 3 है, 1 है, 4 है, यानी ए का एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 मिला। इसमें राइट आंसर हमारा तो सी हो गया। लेकिन और भी देखिए जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे कैलोरी का मैं मिला चुका हूं उष्मा। कैलोरी किसका होता है, उष्मा।
इसका जूल भी होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई। और एक चीज मैं क्या बताया, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील अभी अगर आप लोग आगे देखे होंगे तो नॉटिकल मील जो होता है वो नौ संचालन की गति को ज्ञात करने के लिए यूज होता है। तो नॉटिकल मील यानी कैलोरी, जो यहाँ पे डी का जो है वो 1 मिलना चाहिए, और डी का देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 मिल रहा है। अगर मैं नॉटिकल मील की बात करता तो नॉटिकल मील यानी सी का 2 मिलना चाहिए, देखिए सी का 2 मिल रहा है। और नॉट जो होता है मेरे भाई वो समुद्री जहाज की गति को ज्ञात करने के लिए होता है, यानी बी का 3। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, वो क्या कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10⁻⁻9 ग्राम, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10⁻⁻12 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10⁻⁻15 ग्राम। अब यहाँ पे मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजों को मैं जो है वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। लेकिन क्या इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये होता है 1 माइक्रोग्राम के बराबर। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है मेरे भाई, 10⁻⁻6 ग्राम। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये होता है 1 नैनोग्राम बराबर। 1 नैनोग्राम का मान होता है 10⁻⁹ ग्राम। और यदि मैं यहां पे बात करूं तो 1 फैक्टोग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 ग्राम। और ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि पिकोग्राम का मान है। तो चलिए मेरे भाई आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 19 नंबर। कह रहा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। यानी सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो मेरे भाई इनको प्राप्त हुआ था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ मेरे भाई। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है। यहाँ पे बात कर रहा है क्यूरी की। क्यूरी किसकी इकाई है, तो आप लोगों को तो कंफर्म ही होगा ना मेरे भाई, पता ही होगा कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता की ही इकाई जो होती है वो क्या होती है, क्यूरी। अभी आप लोगों को ऑप्शन को के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तापक्रम की बात कर रहा है, तो ताप का इकाई क्या क्या होता है मेरे भाई, आप लोगों को बताया जा चुका है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि -40 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो वो भी -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल मेरे भाई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, जो कि क्या कह रहा है कि न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बल का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षमता का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऊर्जा का। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप लोग जल्द से जल्द इसको बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये न्यूटन किसका मात्रक होता है। आप लोगों को पता है बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है तो मेरे भाई बल का। और बल का न्यूटन भी मात्रक होता है, और हम बल को क्या लिख सकते हैं, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई। इतने के ही बराबर तो 1 न्यूटन होता है, यही तो 1 न्यूटन के बराबर होता है, इसी को तो न्यूटन कहा जाता है। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन में बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे न्यूटन प्रति किग्रा दिया है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, किग्रा से भाग कर देंगे। जैसे ही हम किग्रा से भाग करेंगे मेरे भाई, किग्रा से किग्रा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा मेरे भैया, मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा बचा क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही जो है वो किसका मात्रक बन जाएगा, त्वरण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक, ऑप्शन नंबर ए। अब बल का मात्रक आप लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्षमता की बात की जाए तो क्षमता हम दो सेंस में ले सकते हैं। एक तो मेरे भाई हम लोग ये ले सकते हैं कि लेंस की क्षमता की बात कर रहा होगा, लेंस की क्षमता। अगर लेंस की क्षमता की बात की जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, वो होता है डायोप्टर। ये तो क्लियर हो गया। और एक और क्षमता की बात करें जिसको हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, जिसको हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल प्रति सेकेंड। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जूल प्रति सेकेंड। और ऊर्जा का तो अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो वीडियो जो है क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई इसमें मैंने बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए हैं और आप लोगों को थ्योरी भी बहुत अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्तों। जय हिंद।